हेलो लर्नर्स, मैं नरेश कुमार क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। लर्नर्स, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th ज्योग्राफी से चैप्टर नंबर 5 मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में। और अब तक हम लोगों ने दो अलग अलग लेक्चर्स में ये जाना कि मिनरल्स क्या होते हैं और उनके मोड ऑफ अकरेंस क्या है। इसके साथ साथ हमने जो है बात की थी कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल्स कौन कौन से हैं, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स कौन से हैं और उसमें इम्पॉर्टेंट मिनरल्स कौन से हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं एनर्जी रिसोर्सेज की। वीडियो शुरू करने से पहले उन सभी दोस्तों से, लर्नर्स से रिक्वेस्ट है, जिन्होंने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फिर वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। चलिए, इस रिक्वेस्ट के बाद हम वीडियो को शुरू करते हैं। एनर्जी रिसोर्सेस। एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर ऑल एक्टिविटीज। इट इज नीडेड टू कुक, टू प्रोवाइड लाइट एंड हीट, टू propel vehicles and to drive machineries in industries। हमें जो बता रहा है इन्होंने कि एनर्जी जो है हमें हर एक तरह की एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए चाहिए होती है और इसकी ज़रूरत हमें खाना बनाने के लिए, लाइटिंग के लिए, हीट के लिए, इसके साथ साथ व्हीकल्स को चलाने के लिए और इसके साथ साथ जो इंडस्ट्रीज़ में मशीनें चलाई जाती हैं उन सब के लिए भी हमें एनर्जी की ही रिक्वायरमेंट होती है। एनर्जी कैन बी जनरेटेड फ्रॉम फ्यूल मिनरल्स लाइक coal, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, यूरेनियम एंड फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी। ये हमें बता रहे हैं कि जो एनर्जी है इसको हम जो है बहुत सारे जो फ्यूल मिनरल्स हैं उनसे जनरेट कर सकते हैं, जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, यूरेनियम और इलेक्ट्रिसिटी। इन सभी से जो है हम एनर्जी को जनरेट करते हैं। एनर्जी रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड एज कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस। हमें जो इन्होंने आगे कहा है कि जो एनर्जी रिसोर्सेज हैं, जो ऊर्जा के संसाधन हैं, ये दो कैटेगरी में क्लासिफाइड, दो कैटेगरी में बांटे गए हैं। एक है कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज, जिनको हम परंपरागत ऊर्जा स्रोत के नाम से जानते हैं। दूसरे हमारे पास है नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज, जिनको हम गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत के नाम से जानते हैं। अब ये होते क्या हैं, कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी क्या हैं? अब इन्हीं की ही जो बात है वो वन बाय वन की जा रही है। तो पहले हम बात कर रहे हैं कन्वेंशनल सोर्सेज की। कन्वेंशनल सोर्सेज के अंदर फायरवुड, कैटल डंग केक, coal, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी, बोथ हाइडल एंड थर्मल, ये सब इंक्लूड किए जाते हैं। कन्वेंशनल सोर्सेज यानी कि परंपरागत जो ऊर्जा के स्रोत हैं, इनमें बेसिकली उन सभी ऊर्जा स्रोतों को काउंट किया जाता है जिनको हम काफ़ी लंबे समय से यूज़ करते आ रहे हैं, जिनमें फायरवुड यानी कि जो लकड़ी जो जंगलों से काट कर लेकर आते हैं हम लोग अपने घरों में खाना बनाने के लिए, ये बेसिकली ग्रामीण इलाकों में ज़्यादातर देखने को मिलती है ऊर्जा के साधन के रूप में। कैटल डंग केक, जिसको उपले कहते हैं हम लोग, उपले यानी कि जो गाय भैंस के गोबर से जो फ्यूल बनाया जाता है, आपने देखा होगा, उन उपले जिनको बोलते हैं हम लोग। और ये भी जो है खाना बनाने के साधनों के रूप में यूज़ होता है। इसके साथ साथ कोयला, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस और इलेक्ट्रिसिटी जो चाहे वो हाइडल यानी कि जो नदियों पर जो जगह जगह आपने बांध टाइप के देखे होंगे, उनके पानी को रोक कर उससे जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है वो। इसके साथ साथ जो थर्मल पावर प्लांट्स हैं, जहाँ पर एनर्जी जहाँ पर एटॉमिक जहाँ पर जो है बेसिकली थर्मल की हम जब बात करते हैं तो अर्थ की जो हीट है उससे जो एनर्जी जनरेट की जाती है उसके लिए इसको यूज़ करते हैं। तो ये सब हमारे कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी के रूप में आते हैं। वहीं पर हम जब आगे बात करते हैं तो वो हमारे पास है नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी यानी कि गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। इसमें बेसिकली सोलर, विंड,
टाइडल, जियोथर्मल, बायोगैस और एटॉमिक एनर्जी को काउंट किया जाता है। ये नॉन कन्वेंशनल यानी गैर परंपरागत इसलिए हैं क्योंकि इनकी डिस्कवरी हाल के ही कुछ पिछले सालों में हुई है और इनका यूज़ जो है अब काफ़ी तेज़ी से होने लगा है और यह आगे चलकर होगा। Firewood and kettle dung cake are most common in rural India. According to one estimate, more than 70% energy requirement in rural households is met by these two. एक जो स्टडी है उसके हिसाब से लगभग 70% जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है रूरल एरियाज में हाउस होल्ड्स की, उसको बेसिकली जो है पूरा जो किया जाता है वो फायरवुड और कैटल डंग से ही किया जाता है। कंटिन्यूएशन ऑफ these is increasingly becoming difficult due to decreasing forest area। कारण लगातार हम जो इनका यूज़ कर रहे हैं और जो इनका यूज़ लगातार बढ़ रहा है, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होने लगा है क्योंकि किसमें फॉरेस्ट एरियाज की वजह से बड़े पैमाने पर डिक्रीज़ हो रहे हैं। Moreover, using dung cake too is being discouraged। कह रहे हैं इसके साथ साथ जो डंग केक यूज़ किया जाता है उसको हमें डिस्करेज करना चाहिए। वो इसलिए बिकॉज इट कंज्यूम्स मोस्ट वैल्यूबल मैन्योर विच कुड बी यूज इन एग्रीकल्चर। क्योंकि जो डंग केक होता है इसमें मैन्योर की मात्रा ज़्यादा है, यानी कि इसका इस्तेमाल हम जो है एग्रीकल्चर में मैन्योर के रूप में कर सकते हैं, लेकिन हम उसका इस्तेमाल वहाँ ना कर कर हम लोग क्या करते हैं, इसका इस्तेमाल जो है ईंधन के रूप में, एनर्जी के सोर्स के रूप में इसे कर रहे हैं। तो इसको भी हमें डिस्करेज करना चाहिए। अब इसी में ही अब ये बात करें जो हमने इम्पोर्टेंट की जो बात की है, इनको ये वन बाई वन एक्सप्लेन करके चल रहे हैं। कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी में सबसे पहले बात कर रहे हैं कॉल की। इन इंडिया कॉल इज़ द मोस्ट अबंडेंटली अवेलेबल फॉसिल फ्यूल। भारत में कॉल जो है सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला फॉसिल फ्यूल है। इट प्रोवाइड्स अ सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ द नेशंस एनर्जी नीड्स। ये क्या करता है, हमारे देश में जितनी भी एनर्जी की नीड्स हैं उसमें मैक्सिमम को ये पूरा करता है। इट इज़ यूज्ड फॉर पावर जनरेशन, क्योंकि इसका इस्तेमाल पावर जनरेशन में होता है। टू सप्लाई एनर्जी टू इंडस्ट्री एज वेल एज फॉर द डोमेस्टिक नीड, जिससे कि सप्लाई की जा सके एनर्जी इंडस्ट्रीज़ को और डोमेस्टिक नीड्स को पूरा करने के लिए भी। इंडिया इज़ हाईली डिपेंडेंट ऑन कॉल फॉर मीटिंग इट्स कॉमर्शियल एनर्जी रिक्वायरमेंट्स। भारत जो है बहुत बड़ी मात्रा में डिपेंड करता है कॉल के ऊपर। क्यों? वो इसलिए क्योंकि इंडिया में कोयले के ऊपर बहुत सारी जो कॉमर्शियल एनर्जी रिक्वायरमेंट्स हैं वो कॉल के जरिए ही पूरी होती हैं भारत की। एज यू आर ऑलरेडी अवेयर दैट कॉल इज़ फॉर्म ड्यू टू कंप्रेशन ऑफ प्लांट मटेरियल ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि जो कॉल है, कॉल का जो फॉर्मेशन जो होता है वो कंप्रेशन होने की वजह से होता है प्लांट मटेरियल का, और ये प्लांट मटेरियल जो है मिलियंस ऑफ ईयर्स तक कंप्रेस्ड होता रहता है, तब जाकर कॉल का फॉर्मेशन होता है। कॉल देयरफॉर इज फाउंड इन अ वैरायटी ऑफ फॉर्म्स डिपेंडिंग ऑन द डिग्रीज ऑफ कंप्रेशन एंड द डेप्थ एंड अदर टाइम ऑफ बरियल। कह रहे हैं कि जो कॉल है, कॉल जो हमें अलग अलग फीचर्स के थ्रू मिलता है, अलग अलग फीचर्स के रूप में मिलता है, और वो इसके पीछे जो मेन जो रीज़न है उन्होंने बताया है। क्योंकि मेन फीचर की इसलिए मैंने कहा कि वो उसकी वैरायटी अलग अलग होती हैं। इसकी जो वैरायटी हैं वो डिपेंड करती हैं कि वो कितनी हद तक जो है कंप्रेशन हुआ है, कितनी गहराई में वो है, और कितना जो है उसको टाइम लगा है। डिकेइंग प्लांट्स इन स्वैम्प्स प्रोड्यूस पिट। कहते जो डिकेइंग प्लांट हैं, जो प्लांट डिके हो रहे हैं, ठीक है, उनकी वजह से पिट जो है कॉल बनता है। विच हैज़ अ लो कार्बन एंड हाई मॉइस्चर कंटेंट्स एंड लो हीटिंग कैपेसिटी। पिट जो है, पिट के अंदर कार्बन की अवेलेबिलिटी बहुत कम होती है, इसके अंदर मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होता है और लो हीटिंग कैपेसिटी होती है, और इसको कॉल की सबसे घटिया क्वालिटी
में माना जाता है। लिग्नाइट इज अ लो ग्रेड ब्राउन कॉल विच इज सॉफ्ट विद हाई मॉइस्चर कंटेंट। The principal lignite reserves are in Neyveli in Tamil Nadu and are used for generation of electricity. लिग्नाइट जो है ये सेकंड पीट से थोड़ा जो पिट वैरायटी है कॉल की उससे थोड़ा अच्छी क्वालिटी का जो है कॉल होता है। ये भी एक तरह से लो ग्रेड ब्राउन कॉल होता है लेकिन और ये सॉफ्ट भी होता है, लेकिन इसके अंदर मॉइस्चर हाई पाया जाता है। इसके अंदर जो हीटिंग कैपेसिटी होती है वो पिट के मुकाबले ज़्यादा होती है और इसके अंदर कार्बन की मात्रा जो है पिट के मुकाबले थोड़ी सही होती है, इसलिए उसके मुकाबले जो है थोड़ा सा अच्छी क्वालिटी का कोयला इसको माना जाता है। और मेन जो लिग्नाइट रिजर्व्स हैं वो तमिलनाडु के नेवेली में देखने को मिलते हैं और इसका इस्तेमाल जो है वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में किया जाता है। Coal that has been buried deep and subject to increased temperature is bituminous. ये कह रहे हैं कि जो कॉल और भी ज़्यादा गहराइयों में होता है, ठीक है, और जिसको ज़्यादा टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है, इंक्रीज टेम्परेचर, ठीक है, वो कॉल जो होता है वो बिटुमिनस कॉल होता है। ये सब इट इज़ द मोस्ट पॉपुलर कॉल इन कॉमर्शियल यूज़। कॉमर्शियल यूज़ में सबसे ज़्यादा पॉपुलर जो कोयला है वो यही है। क्यों है? उसके पीछे रीज़न है। मेटलर्जिकल कॉल इज हाई ग्रेड बिटुमिनस कॉल विच हैज़ अ स्पेशल वैल्यू फॉर स्मेल्टिंग आयरन इन ब्लास्ट फर्नेसेस। एंथ्रासाइट इज द हाईएस्ट क्वालिटी हार्ड कॉल। इसमें जो बात की है बिटुमिनस कॉल की, ये बिटुमिनस कॉल जो है पिट और लिग्नाइट के मुकाबले काफ़ी अच्छा कोयला माना जाता है और इसकी हीटिंग कैपेसिटी भी उन दोनों के मुकाबले अच्छी होती है और इसके अंदर कार्बन की मात्रा भी ज़्यादा होती है पिट और लिग्नाइट के मुकाबले। और ये जो है इसकी जो है बहुत बड़े पैमाने पर जो है डिमांड रहती है आयरन को स्मेल्ट करने के लिए ब्लास्ट फर्नेसेस में, और कॉमर्शियल पर्पस से इसकी डिमांड जो है बहुत ज़्यादा मानी जाती है और सबसे ज़्यादा पॉपुलर भी बिटुमिनस कॉल ही है। और जो इसके लास्ट कॉल का जो टाइप है वो है एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट जो है ये हाईएस्ट क्वालिटी का हार्ड कॉल होता है। इसके अंदर कार्बन की मात्रा भी बहुत ज़्यादा होती है, इसकी हीटिंग कैपेसिटी भी पिछले तीनों कोयलों के मुकाबले सबसे ज़्यादा होती है। यानी कुल मिला कह सकते हैं कि जो कॉल है वो 4 टाइप्स का होता है। इसमें सबसे नंबर 1 पर आता है एंथ्रासाइट, फिर बिटुमिनस, फिर लिग्नाइट और लास्ट में आपका है आपका पिट। ये 4 तरह के जो हैं कॉल हमें देखने को मिलते हैं। इन इंडिया कॉल अकर्स इन रॉक सीरीज ऑफ 2 मेन जियोलॉजिकल एजेस, नेमली गोंडवाना a little over 200 million years in age and in tertiary deposits which are only about 55 million years old। कह रहे हैं इंडिया में जो कॉल हैं वो 2 तरह की रॉक सीरीज में देखने को मिलते हैं जो कि 2 जियोलॉजिकल एजेस को शो करते हैं। इसमें जो पहला है वो गोंडवाना रॉक सीरीज है, जियोलॉजिकल एज के को दर्शाती है, जो कि बताती है कि यहाँ पर जो कोयला मिलता है वो 200 मिलियन ईयर्स एगो के बारे में बताता है कि 200 मिलियन ईयर्स के समय का है वो। और जो टर्शियरी डिपॉजिट्स हैं इनमें जो कोयला मिलता है वो लगभग 55 मिलियन ईयर्स ओल्ड पुराना है, ऐसा कहा जाता है। द मेजर रिसोर्सेज ऑफ गोंडवाना कॉल विच आर मेटलर्जिकल कॉल आर लोकेटेड इन दामोदर वैली। कह रहे हैं जो मेजर रिसोर्सेज हैं गोंडवाना कोल के वो बेसिकली मेटलर्जिकल कॉल के रूप में यूज़ होते हैं या मेटलर्जिकल कॉल होते हैं, और ये दामोदर वैली जो कि वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, झारखंड वाले इलाके में पड़ती हैं। इसको हम आगे थोड़ा सा देखें, झरिया, रानीगंज, बोकारो जो हैं ये इम्पॉर्टेंट कॉल फील्ड्स हैं जो हमें उस एरिया में देखने को मिलते हैं। द गोदावरी, महानदी, सोन एंड वर्धा वैलीज ऑल्सो कंटेन कॉल डिपॉजिट्स। ये हमें बता रहे हैं कि गोदावरी, महानदी, सोन और वर्धा जो नदी की जो घाटियाँ हैं वहाँ पर भी जो है कॉल डिपॉजिट्स देखने को मिलते हैं। टर्शियरी कॉल्स अकर इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ मेघालय, आसाम,
अरुणाचल प्रदेश एंड नागालैंड। कह रहे हैं जो टर्शियरी कॉल्स हैं ये बेसिकली हमें इंडिया के जो नॉर्दर्न स्टेट्स हैं जैसे कि मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, हमें वहाँ पर ये मिल जाता है। रिमेंबर, कॉल इज़ अ बल्की मटेरियल। आपको इस बात को ध्यान में रखना होगा कि जो कॉल है ये एक बल्की मटेरियल है, यानी कि हमें ये बहुत बड़े पैमाने पे चाहिए, तो बहुत बड़ी क्वांटिटीज़ में चाहिए होता है। विच लॉसेस वेट ऑन यूज़, और जब इसको हम इस्तेमाल करते हैं तो इसका वेट जो है कम हो चला जाता है। एज इट इज़ रिड्यूस टू ऐश, क्योंकि ये ऐश में कन्वर्ट हो जाता है, राख में कन्वर्ट हो जाता है। हेंस हैवी इंडस्ट्रीज एंड थर्मल पावर स्टेशंस आर लोकेटेड ऑन और नियर द कॉल फील्ड्स। इसलिए जो बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, हैवी इंडस्ट्रीज जो हैं, और जो थर्मल पावर स्टेशंस हैं वो बेसिकली या तो कॉल फील्ड्स के पास में ही होते हैं या कॉल फील्ड पर ही बनाए जाते हैं। दूसरे हमारे पास जो एनर्जी सोर्स है कन्वेंशनल में वो है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम और मिनरल ऑयल इज द नेक्स्ट मेजर एनर्जी सोर्स इन इंडिया आफ्टर कॉल। इट प्रोवाइड्स फ्यूल फॉर हीट एंड लाइटिंग, lubricants for machinery and raw materials for a number of manufacturing industries। हमें जो बताया है उन्होंने कि जो पेट्रोलियम या जो मिनरल ऑयल जो होता है ये नेक्स्ट मेजर एनर्जी सोर्स है इंडिया के अंदर कॉल के बाद, और ये जो है फ्यूल प्रोवाइड करता है हीट एंड लाइटिंग के लिए, लुब्रिकेंट्स प्रोवाइड करता है मशीनरी के लिए, और रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करता है नंबर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के लिए। पेट्रोलियम रिफाइनरीज एक्ट एज a nodal industry for synthetic textile, fertilizer and numerous chemical industries। ये कह रहे हैं कि ये जो पेट्रोलियम रिफाइनरीज जो होती हैं जहाँ पर पेट्रोल को रिफाइन किया जाता है ये एक नोडल इंडस्ट्री के रूप में काम करती है। किसके लिए? सिंथेटिक टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए, फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज के लिए, और जो बहुत सारी केमिकल इंडस्ट्रीज हैं उनके लिए। नोडल इंडस्ट्री का मतलब क्या हुआ? नोडल इंडस्ट्री का मतलब एक ऐसी इंडस्ट्री से है जिसके सब्सटेंस को, जिसके मटेरियल को जो है अदर इंडस्ट्रीज के द्वारा यूज़ किया जाता है। आगे हम बात करें कि मोस्ट ऑफ द पेट्रोलियम अकरेंस इन इंडिया आर एसोसिएटेड विद द एंटीक्लाइंस एंड फॉल्ट ट्रैप्स इन द रॉक फॉर्मेशन ऑफ द टर्शियरी एज। कह रहे हैं जो इंडिया में पेट्रोलियम की जो उपस्थिति है वो बेसिकली जुड़ी हुई है एंटीक्लाइंस और फॉल्ट ट्रैप्स के साथ, जो कि इंडिया के अंदर रॉक फॉर्मेशन और टर्शियरी एज में देखने को मिले हैं। इन रीजन्स ऑफ फोल्डिंग एंटीक्लाइंस और डोम्स इट अकर्स वेयर ऑयल इज ट्रैप्ड इन द क्रेस्ट ऑफ द अपहोल्ड। कह रहे हैं ये बेसिकली हमें इट अकर्स वेयर ऑयल इज ट्रैप्ड, ये बेसिकली हमें वहाँ देखने को मिलता है जहाँ पर ऑयल जो है ट्रैप्ड हो रखा होता है क्रेस्ट ऑफ द अपहोल्ड में। द ऑयल बेयरिंग लेयर इज़ अ पोरस, जो ऑयल बेयर करने वाली जो लेयर होती है वो पोरस लाइमस्टोन होती है या सैंडस्टोन होती है, जिसके थ्रू जो ऑयल है वो फ्लो करता रहता है लेयर्स के रूप में। द ऑयल इज़ प्रिवेंटेड फ्रॉम राइजिंग और सिंकिंग बाय इंटरवेनिंग नॉन पोरस लेयर। कह रहे हैं कि जो ऑयल होता है उसको प्रिवेंट करने के लिए नॉन पोरस लेयर इन पोरस लेयर्स के आसपास होती हैं, जिससे कि ये जो ऑयल है ना तो ऊपर की तरफ आ पाता है और ना ही ये नीचे की तरफ जा पाता है, क्योंकि नॉन पोरस लेयर उसको ऊपर नीचे जाने से रोक देती हैं, और बीच में पोरस लेयर्स में ये जो ऑयल है ये फ्लो करता रहता है। पेट्रोलियम इज ऑल्सो फाउंड इन फॉल्ट ट्रैप्स बिटवीन पोरस एंड नॉन पोरस रॉक्स। ये जो पेट्रोलियम है ये फॉल्ट ट्रैप्स में ही पाया जाता है, पोरस और नॉन पोरस रॉक्स के बीच में। गैस बीइंग लाइटर यूजुअली अकर्स अबव द ऑयल। ये जो गैस होती है जिसको हम नेचुरल गैस कहते हैं, ये गैस थोड़ी हल्की होती है, इसलिए ये ऑयल के जस्ट ऊपर पाई जाती है। मुंबई हाई, मुंबई में, गुजरात एंड आसाम, ये मेजर पेट्रोलियम प्रोडक्शन एरियाज़ हैं इंडिया के अंदर। इंडिया के अंदर पेट्रोलियम का जहाँ प्रोडक्शन होता है वो बेसिकली 3 ही एरिया हैं, मुंबई हाई, गुजरात एंड आसाम। यहीं पर ही बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन होता है ऑयल का और पेट्रोलियम का। फ्रॉम द मैप लोकेट 3 मेजर ऑफ शोर फील्ड्स ऑफ वेस्टर्न इंडिया। कह रहे मैप में आप जो है 3 मेजर ऑफ शोर फील्ड्स ऑफ वेस्टर्न इंडिया को शो कीजिए।
इंडिया के वेस्टर्न पार्ट में कौन से 3 मेन ऐसे एरिया हैं जहाँ पर पेट्रोलियम का प्रोडक्शन होता है? आप उन एरिया को जो है शो कीजिए। ये आपसे ऐसा वर्क करने के लिए कहा है। अंकलेश्वर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फील्ड ऑफ गुजरात। अंकलेश्वर गुजरात में एक जगह है जिसको बहुत ही इंपॉर्टेंट फील्ड माना गया है पेट्रोलियम के लिए। आसाम इज द ओल्डेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया। इंडिया का सबसे पुराना ऑयल प्रोड्यूसिंग स्टेट जो है वो आसाम है। हमसे क्वेश्चन पूछ भी लेते हैं 1 मार्क्स में कि इंडिया का सबसे पुराना ऑयल प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सा है, तो आप बता देंगे आसाम है। डिगबोई, नाहरकटिया एंड मोरन हुग्रीजन आर द इम्पॉर्टेंट ऑयल फील्ड्स इन दिस स्टेट। आसाम में 3 जो इम्पॉर्टेंट जगह हैं, डिगबोई, नाहरकटिया और मोरन हुग्रीजन, ये वो जगह है जहाँ पर बड़े पैमाने प्रोडक्शन होता है आसाम के अंदर। ठीक है, ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। फिर हम आगे बढ़ रहे हैं नेचुरल गैसेस की तरफ। नेचुरल गैस इज एन इम्पॉर्टेंट क्लीन एनर्जी रिसोर्स फाउंड इन एसोसिएशन विद और विदाउट पेट्रोलियम। इट इज यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी एज वेल एज एन इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल इन द पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री। नेचुरल गैस जो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्लीन, साफ, यानी जिसको हम स्वच्छ एनर्जी, स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत है, संसाधन है जो कि हमें बेसिकली मिलता है विद और विदाउट पेट्रोलियम। इसको बेसिकली यूज़ किया जाता है एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी के रूप में, और इसके साथ साथ हम इसको यूज़ करते हैं इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल के रूप में भी पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज के अंदर। नेचुरल गैस इज कंसिडर्ड एन इन्वायरमेंट फ्रेंडली फ्यूल बिकॉज ऑफ लो कार्बन डाइऑक्साइड। कहने जो नेचुरल गैस है इसको बेसिकली इन्वायरमेंट फ्रेंडली माना जाता है क्योंकि इसके अंदर कार्बन की जो अवेलेबिलिटी होती है वो बहुत कम होती है और ये बहुत ही कम कार्बन को प्रोड्यूस भी करता है। हैंस एंड इज देयरफॉर द फ्यूल फॉर द प्रेजेंट सेंचुरी। और इसलिए जो है नेचुरल गैस को प्रेजेंट सेंचुरी का फ्यूल भी कहा जाता है। लार्ज रिजर्व्स ऑफ नेचुरल गैस हैव बीन डिस्कवर्ड इन द कृष्णा गोदावरी बेसिन। कह रहे हैं कि बहुत रिजर्व्स जो हैं नेचुरल गैसेस के डिस्कवर किए गए हैं, खोजे गए हैं कृष्णा गोदावरी नदी की घाटियों में, उसके बेसिन में। along the west coast the reserves of the Mumbai High and the allied fields are supplemented by finds in the Gulf of Cambe। कह रहे हैं जो मुंबई हाई और जो उसके आसपास के जो अदर फील्ड्स हैं ये इनको सप्लीमेंट जो किया जाता है वो गल्फ ऑफ कैम्बे में जो है ऑयल फील्ड्स मिले हैं उनसे। एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट एरियाज हैविंग लार्ज रिजर्व्स ऑफ नेचुरल गैस। कह रहे हैं अंडमान और निकोबार आइलैंड्स भी जो हैं इंपॉर्टेंट एरियाज़ हैं जहाँ पर बड़े पैमाने पर जो हैं हमें नेचुरल गैसेस के रिजर्व्स यानी कि भंडार देखने को मिले हैं। द 1700 किलोमीटर लॉन्ग हजीरा विजयपुर जगदीशपुर क्रॉस कंट्री गैस पाइपलाइन लिंक्स मुंबई हाई एंड बेसिन with the fertilizer, power and industrial complexes in western and northern India। कह रहे 1700 किलोमीटर लंबी हजीरा विजयपुर जगदीशपुर एक गैस पाइपलाइन है जो कि इंडिया के अलग अलग स्टेट्स को जोड़ने का काम करती है। ये इंडिया की सबसे बड़ी गैस पाइपलाइन है जो कि हजीरा विजयपुर जगदीशपुर HVJ पाइपलाइन के नाम से भी इसको जाना जाता है, जो कि हजीरा बेसिकली जो है आपका गुजरात में पड़ता है, विजयपुर आपका मध्य प्रदेश में है और जगदीशपुर आपका यूपी में है। इन तीनों को आगे चलकर जोड़ता है और आगे चलकर ये जो पाइपलाइन है नरोरा तक भी आ गई है। और ये जो है मुंबई हाई और जो बेसिन का इलाके में जो नेचुरल गैसेस हैं उसको यहाँ से सप्लाई जो कर दिया जाता है इस पाइपलाइन के थ्रू। बहुत सारे फर्टिलाइजर्स, पावर इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस जो हैं वेस्टर्न और नॉर्दर्न इंडिया के वहाँ तक। This artery has provided an impetus to India's gas production। कह रहे इस आर्टरी ने इंडिया के गैस प्रोडक्शन को एक तरह से जो है बहुत बड़ा जो है सोर्स। ये हमें जो इन्होंने बताया है इसके अंदर कि जो आर्टरी है इसने इंडिया के गैस प्रोडक्शन को एक नई दिशा दी है, एक नए रास्ते पे इसको ये लेकर आए हैं।
द पावर एंड द फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज आर द की यूजर्स ऑफ नेचुरल गैस। ये हमें बता रहा है कि जो पावर और जो फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज़ हैं ये मुख्य यूजर्स हैं, मुख्य उपभोक्ता हैं नेचुरल गैसेस की। यूज़ ऑफ कंप्रेस्ड नेचुरल गैस CNG for vehicles to replace liquid fuels is gaining wide popularity in the country। कह रहे हैं पिछले कुछ समय पर जो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी कि जो CNG है इसका यूज़ जो है लगातार व्हीकल्स में बढ़ा है और इसने जो है लिक्विड फ्यूल्स को रिप्लेस कर दिया है और इसकी वजह से जो है CNG की यानी कि नेचुरल गैस की बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी हुई है हमारी कंट्री के अंदर प्रेजेंट टाइम में। तो ये कुछ सोर्सेज के साथ साथ हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी की। इलेक्ट्रिसिटी हैज़ सच a wide range of applications in today's world that its per capita consumption is considered as an index of development। ये हमें बता रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी यानी कि जो बिजली है, बिजली ठीक है, इसके बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है आज के समय पर पूरी दुनिया भर में और इसी के लिए इसको पर कैपिटल कंजम्पशन के रूप में कंसीडर किया जाता है जब इंडेक्स हम डेवलपमेंट की बात करते हैं। जब किसी कंट्री के डेवलपमेंट की हम बात करते हैं तो वहाँ पर एक इंडेक्स आइटम के रूप में इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन को भी कंसीडर किया जाता है। इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड मेनली इन टू वेज। इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन जो है बेसिकली दो तरीके से किया जाता है। बाय रनिंग वाटर विच ड्राइव्स हाइड्रो टर्बाइंस टू जनरेट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। पहला तरीका तो है कि जो रनिंग वाटर है उसको हाइड्रो टर्बाइंस के ऊपर डाला जाता है जिससे वो जो है जनरेट करती हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को। और दूसरा जो तरीका है बाय बर्निंग अदर फ्यूल्स, जिसमें हम अदर फ्यूल्स को जो है बर्न करते हैं जैसे कि कॉल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, जिससे कि हम टर्बाइंस को ड्राइव कर चला सकें और प्रोड्यूस कर सकें थर्मल पावर को। सॉरी मैंने आपको पीछे जो है थर्मल पावर के बारे में अभी शायद बताया नहीं था। थर्मल पावर की मैंने आपको गलत बताया था पीछे। थर्मल पावर जो होती है बेसिकली ये आपके अदर जो फ्यूल्स होते हैं उनको बर्न कर जो है जो एनर्जी जनरेट की जाती है उसको बोलते हैं थर्मल पावर। वंस जनरेटेड द इलेक्ट्रिसिटी इज़ एग्जैक्टली द सेम। और ये जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है वो लगभग सेम ही होती है, कोई डिफरेंट इसमें देखने को नहीं मिलती है। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इज़ जनरेटेड बाय फास्ट फ्लोइंग वाटर। जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी होती है इसको फास्ट फ्लोइंग वाटर से जनरेट किया जाता है विच इज़ अ रिन्यूएबल रिसोर्स, जो कि एक रिन्यूएबल रिसोर्स है। इंडिया हैज़ अ नंबर ऑफ मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स। इंडिया में बहुत सारे मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स हैं, इनके बारे में हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था। जब हम वाटर रिसोर्सेज की बात कर रहे थे तो वाटर रिसोर्स वाले चैप्टर में हमने जो है बहुत सारे मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स के बारे में पढ़ा था। जिन लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है वो लोग जो है चैनल में आपको मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट के नाम से आपको टॉपिक मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप उसको वीडियो को देख सकते हैं और आप जान जाएंगे कि कौन कौन से कुछ इंपॉर्टेंट मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स हैं। तो इनमें से कुछ के इन्होंने नाम बताए भी हैं। भाखड़ा नांगल जो कि बेसिक आपको सतलुज और व्यास नदी के आसपास के इलाके में मिल जाता है, और दामोदर वैली जो कि दामोदर नदी पर बना है, कौपिली हाइडल प्रोजेक्ट एक्सेट्रा जो कि प्रोड्यूस करते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर को। वहीं अगर बात करें हम थर्मल इलेक्ट्रिसिटी की, इज़ जनरेटेड बाय यूजिंग कॉल, पेट्रोल में नेचुरल गैस। इसको हम जो जनरेट करते हैं तो बेसिकली कॉल, पेट्रोल में नेचुरल गैस को यूज़ करते हुए करते हैं। द थर्मल पावर स्टेशंस यूज़ नॉन रिन्यूएबल फॉसिल फ्यूल्स। थर्मल पावर स्टेशन जो हैं ये नॉन रिन्यूएबल फॉसिल फ्यूल्स को यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए। तो ये है। अब हम आगे पढ़ने से पहले जो है एक मैप देख लेते हैं, इसमें हम देख लेते हैं कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी की लोकेशंस क्या हैं और वो कहाँ कहाँ बेसिकली हमें देखने को मिलते हैं। तो ये हमारे पास मैप है इसका, इसको हम देख लेते हैं। कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स इन इंडिया। तो देखिए कुछ हमें बॉक्सेस हैं, बॉक्सेस में समझ लेते हैं क्या है। देख लीजिए, आपको वाइट और हल्का ब्राउन कलर में जो पट्टियाँ लाइन वाले दिखा रखा है, ये कॉल फील्ड्स हैं इंडिया के अंदर। कहाँ कहाँ पर हैं इंडिया के अंदर जो कॉल फील्ड्स हैं बेसिकली आपको जो देखने को मिलेंगे वो आप देखिए, रानीगंज जो कि वेस्ट बंगाल में पड़ता है, झड़िया, बोकारो ये आपके झारखंड में है। ऐसे ही हमारे पास आप देखिए छत्तीसगढ़ में जाएंगे तो यहाँ कोरबा आपको दिखा रखा है, और नीचे की तरफ देखिए सिंगरैनी, ये आपका आंध्र प्रदेश में पड़ता है। तेलंगाना कुछ हिस्सा इसमें आता है, और महाराष्ट्र इसके साथ साथ ऊपर
मध्य प्रदेश में भी ये बेल्ट हमें देखने को मिलती है। ये जो है कॉल फील्ड्स है, जहाँ पर कोयला हमें देखने को मिलता है। ठीक है, इसके साथ उड़ीसा में भी हैं, और ऊपर की तरफ जाएं तो मेघालय, आसाम और अरुणाचल प्रदेश में भी हमें जो है, अरुणाचल प्रदेश में थोड़ा कम है, लेकिन मेन जो है वो आसाम और मेघालय में ही देखने को मिलता है। इसके साथ बस यही बेसिक दो जगह है जहाँ पर देखने को मिलेगा, और तो यहाँ पर नहीं है। फिर हम अगर बात करें नीचे, तमिलनाडु में भी हैं। उसके बाद अगर हम देखें नीचे, और फिर ब्लैक ट्रायंगल में आपको दिखा रखा है कॉल माइंस इंडिया के अंदर कौन कौन सी हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि मैप वर्क के रूप में आता है। तो इसमें देख लीजिए कुछ इम्पॉर्टेंट कॉल माइंस कौन कौन सी हैं। तो ऊपर से देखेंगे हम लोग, तो एक हमारे पास जो है मोरान, जांजी और नज़ीरा, मोरान, जांजी और नज़ीरा, यहाँ पर आपको जो है कॉल माइंस देखने को मिलती हैं। वहाँ से आप नीचे की तरफ आएँ तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट वाली आपके पास जो हैं वो है रानीगंज इन वेस्ट बंगाल। लोकेशन को ध्यान रखना है, इसे कहाँ पर है। रानीगंज इन वेस्ट बंगाल, झरिया एंड बोकारो, ये दोनों ही आपके झारखंड में हैं, दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं। सिंगरौली आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है। कोरबा छत्तीसगढ़ में है। तलचर ये आपका उड़ीसा में है। नीचे देखिए सिंगरौली, ये आपका आंध्र प्रदेश में है। और उसके बाद नईवेली, ये सारी की सारी नीचे वाली जितनी भी सारी हैं हमारे पास, असम और मेघालय वाले एरिया को छोड़ दें, उस एरिया में छोड़ दें, उस एरिया की वो वाले इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन नीचे वाले काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। नईवेली, सिंगरौली, तलचर, कोरबा, बोकारो, झरिया, रानीगंज, सिंगरौली, ये हमारे पास जो कुल मिलाकर आ रहे हैं, ये 6, 7, 8 आठों बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉल माइंस हैं इंडिया के अंदर जो कि मिलती हैं। उसके बाद हम बात करते हैं ऑयल फील्ड्स की। ऑयल कहाँ देखने को मिलते हैं? ऑयल फील्ड्स ये आपको दिखा रखा है बेसिकली सर्कुलर फॉर्म में, और थोड़ा सा जो है रेक्टेंगल शेप में, स्क्वायर शेप में बोल सकते हैं इसको। कहाँ कहाँ पर है देखिए ऑयल फील्ड्स। आप चलिए मुंबई हाई और बेसिन, ये दोनों अरेबियन सी के अंदर हैं, मुंबई के पास वाला इलाका है। वहाँ से थोड़ा आगे की तरफ चलेंगे, हज़ीरा, ये गुजरात में है। उससे थोड़ा सा आगे अंकलेश्वर, उससे थोड़ा सा आगे बड़ोदरा, फिर कलोल, थोड़ा आगे जाइए झबुआ, फिर विजयपुर, अंता, उससे आगे देखिए औरैया, जगदीशपुर, आगे देखिए शाहजहाँपुर, औंला, बबराला, फिर आगे जाएंगे साहिबाबाद, गुरुग्राम, दिल्ली, सोनीपत। ये एक जो पूरा जो दिखा रखा है ना, एक लाइन से दिखा रखी है उन्होंने, ये बेसिकली HVJ पाइपलाइन, हमने थोड़ी देर पहले बात की थी, HVJ पाइपलाइन जो कि हजीरा से शुरू होती है, विजयपुर होते हुए ये जगदीशपुर तक आती है। लेकिन अब इस पाइपलाइन को और भी आगे बढ़ा दिया है, ये आगे लेकर गए हैं शाहजहाँपुर, औंला और बबराला तक लेकर आए। बबराला जो है ये नरोरा के पास में पड़ता है, बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट में, ये वहाँ तक है। उसके बाद इस पाइपलाइन को जो है आगे की तरफ बढ़ा दिया गया है, साहिबाबाद, दिल्ली से ये गुरुग्राम और सोनीपत के लिए जो है आगे बढ़ा दी गई है। इसके साथ साथ 4 जगह और हैं जो कि हमें देखने को मिलती हैं, शिव सागर, नगर कटिया जिसको बोल रहे हैं हमने, डिगबोई, ये हमें यहाँ पर मिलते हैं देखने को। ऑयल फील्ड से उसके बाद कुछ मेजर नेचुरल गैस रिजर्व्स हमें कहाँ देखने को मिलते हैं, ये आपको स्क्वायर, आपको देखिए क्यूबाइड फॉर्म में आपको दे रखा है। कहाँ पर है देखें, क्यूबाइड फॉर्म में कहीं दिख रहा है तो आपको देखिए, उन क्यूबाइड फॉर्म में दिखा रखा है, लेकिन नीचे की तरफ देखिए आंध्र प्रदेश के बराबर में, नवेली के पास में देखिए समुद्र की तरफ को, वेस्ट बंगाल, ये बे ऑफ बंगाल की तरफ, ये पौंडीचेरी की तरफ का इलाका है, यहाँ पर है। और अंडमान निकोबार में दिखाने के, अंडमान निकोबार में भी देखने को मिलती है। इसके साथ साथ हम अगर ऊपर की तरफ चलें तो मुंबई हाई, बेसिन, बड़ोदरा, हजीरा वाला इलाका जो है वहाँ पर भी। इसके साथ साथ राजस्थान में भी है, जैसलमेर के आसपास का इलाका। उसके बाद अगर हम जाएं असम की तरफ तो यहाँ पर आपको ये त्रिपुरा की तरफ को मिलेगा, नीचे की तरफ वहाँ आपको मिल जाता है।
ये है, और HVJ पाइपलाइन की हम बात कर चुके हैं। चलिए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, कुछ पावर प्लांट्स की भी बात कर लेते हैं। दूसरा जो मैप है हमारे पास पावर प्लांट्स, तो कुछ इंपॉर्टेंट देखिए नीचे। न्यूक्लियर पावर प्लांट को उन्होंने रेड ट्राइंगल में दिखा रखा है, और थर्मल पावर प्लांट्स उनको ब्लैक कलर्स में दिखा रखा है। तो इंडिया में थर्मल पावर प्लांट्स तो बहुत सारे हैं। ऊपर से देखें, दिल्ली में भी है, फरीदाबाद में है, हरदुआगंज, पनकी, परिचा, सिंगरौली, रिहंद, बरौनी, चंद्रपुरा, संतालदी, कोलकाता, दुर्गापुर। इसके साथ साथ ऊपर तक जाएंगे बोंगाई गांव, नामरूप जैसे बोला है, तलचर, चंद्रपुर, कुरादी, कोरबा, अमरकंटक, सतपुड़ा, बाणकबकरी, साबरमती, गांधीनगर, दुबवरम, उकाई, भूसावल, नासिक, ट्रॉम्बे, उड़ान, पर्ली, रामागुंडम, कोटागुडम, विजयवाड़ा, नीचे नवेली है, और एन्नौर है, तूतीकोरिन है। यहाँ सब पर आपको ये थर्मल पावर प्लांट मिल जाते हैं। लेकिन इम्पॉर्टेंट की अगर हम बात करें, इम्पॉर्टेंट क्या है, तो वो हमारे पास इसमें जो बनता है वो बनता है न्यूक्लियर पावर प्लांट। देखिए, इंडिया में जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं वो बेसिकली 6 ही हैं, और 6 के 6 इम्पॉर्टेंट हैं। तो हम कहाँ से याद करें, ऊपर से देखते हैं। नरोरा बुलंदशहर में पड़ता है, बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट में नरोरा। थोड़ी देर पहले हमने बबराला की बात की थी, बबराला जो है नरोरा के पास में ही है, ये है। फिर नीचे तरफ आइए, रावत भाटा, ये आपका है राजस्थान में। थोड़ा नीचे तरफ आइए, काकरापाड़ा आपका पड़ता है गुजरात में। उससे थोड़े नीचे आएंगे आप, तारापुर। फिर और नीचे की तरफ कैगा, तारापुर आपका ये नीचे की तरफ आ गया। तारापुर मुंबई महाराष्ट्र में पड़ता है, कैगा और आपका कर्नाटक में पड़ता है, और कलपक्कम आपका तमिलनाडु में। ये 6 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, इनको आप थोड़ा ध्यान रखें, ठीक है। और ये मैप वर्क में आ सकता है, इम्पॉर्टेंट है ये काफ़ी। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं इस अपील के साथ कि ये वीडियो अब आपका यहीं ख़त्म हो रहा है, और जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। आई होप आप लोगों को वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी, आपने बहुत कुछ इसमें सीखा होगा, और ऐसे ही आप जो है चैनल के साथ जुड़े रहिए। आगे भी जो है हम बहुत कुछ करने वाले हैं, और आगे कुछ नया करते रहेंगे। थैंक यू।